महाराष्ट्र में अब जो एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे, इन दो गुटों में बटी हुई शिवसेना में अब निशान को लेकर झगड़ा है और अब इसका फैसला चुनाव आयोग को करना है कि जो पार्टी का निशान है, सिंबल है, वो किसके हक में जाएगा। दोनों पक्षों को उन्होंने इसके लिए समय दिया है और चुनाव आयोग ने कहा है कि आप अपने अपने प्रमाण, अपने दस्तावेज जो कार्यालय है चुनाव आयोग का उसमें जमा कराएं और तथ्यों को देखने के बाद चुनाव आयोग ये फैसला करेगा कि आखिरकार पार्टी पर कब्जा किसका, तीर और धनुष वो कौन इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन इसको लेकर के संजय राउत ने फिर एक बार बौखलाहट भरा बयान दिया है और उन्होंने इस सारे मामले को लेकर केंद्र को घेरा है और उन्होंने कहा कि दिल्ली हमारी पार्टी को दो फाड़ करने में लगी हुई है और उन्होंने कहा कि जो दिल्ली है हमारी पार्टी को बर्बाद करना चाहती है। सवाल यह है संजय राउत जी, आप अगर दिल्ली को यानी केंद्र सरकार को यह कह रहे हैं कि आपकी पार्टी को यह बर्बाद करना चाहती है, तो क्या जो शिवसेना के 55 में से 40 विधायक, 18 में से 12 सांसद और कम से कम 100 के अधिक निगम पार्षद, ये क्या भारतीय जनता पार्टी के कहने में काम करते हैं? ये शिवसैनिक नहीं थे क्या? ये क्या इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने कहा था उद्धव ठाकरे को कि आप अपने कार्यकर्ताओं की बात मत सुनो? क्या उद्धव ठाकरे को अपने विधायकों, मंत्रियों से मिलने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने रोका था? कि साहब भारतीय जनता पार्टी ने रोक लगा दी थी कि उद्धव ठाकरे जी से उनके मंत्री मिलना चाहते हैं तो मिलने नहीं दिया, ऐसा था क्या? अगर कोई फोन कर रहा है और वो शिवसेना का कार्यकर्ता है, विधायक है, यहां तक कि मंत्री है, उसको फोन पर बात ना करना, क्या इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने रोका था? क्या भारतीय जनता पार्टी के कहने से उद्धव ठाकरे जी ने ये जो सब किया ये बीजेपी के कहने में किया था? क्या कहना चाहते हो आप? आपके घर के अंदर जो समस्या है उसके लिए पड़ोसी कैसे जिम्मेदार हो सकता है? ये तो ऐसी बात हो गई, मेरे घर में मेरी पति पत्नी का, हम दोनों का झगड़ा हो जाए या बच्चों से मनमुटाव हो जाए और हम कहें हमारे लिए ये जो झगड़ा हुआ ना पड़ोसी ने करवाया है। हो सकता है कोई पड़ोसी हमें उकसा रहा हो, मेरी पत्नी को या मुझे भड़का रहा हो, मेरे बच्चों को कुछ गलत शिक्षा दे रहा हो, अल्टीमेटली जिम्मेदारी तो मेरी है। परिवार के मुखिया होने के कारण मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने बच्चों को और पत्नी को उस तरह से शिक्षित करूं कि वो पड़ोसी के बहकावे में ना आए। तो इसका मतलब यह हुआ कि यदि मेरी शिक्षाओं के बावजूद मेरे बच्चे मेरे खिलाफ विद्रोह कर दें, मेरी पत्नी मेरे खिलाफ विद्रोह कर दे या मनमुटाव हो जाए, इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरी शिक्षाओं में कमी रही, मेरे संस्कार देने में कहीं कमी रही, मैं कहीं चूक गया। क्योंकि पार्टी की मुखिया की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो पार्टी के प्रमुख हैं। जैसे मैं घर का प्रमुख हूं तो उद्धव ठाकरे जी के जो पदचिन्हों पर चलने वाले लोग हैं, जो शिवसेना के फॉलोवर हैं, जो बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा को लेकर के चल रहे थे, तो उद्धव ठाकरे जी के इस 2.5 साल के कार्यकाल में ऐसा क्या हुआ कि शिव सैनिकों के अंदर आक्रोश हो गया? बाला साहब ठाकरे जी जिन विचारधाराओं को लेकर के चले थे, उन विचारधाराओं को लेकर ना चलने के आरोप ये किस पर लगे? क्या एकनाथ शिंदे पर ये आरोप लगे? क्या ये जो उनके साथ विधायक और सांसद गए उन पर किसी ने आरोप लगाया? जो महाराष्ट्र की जनता है उनमें से किसी ने कहा साहब फला विधायक है वो काम ठीक नहीं कर रहा, वो जो एकनाथ शिंदे हैं वो ठीक अपना मंत्रालय नहीं चला रहे। तो आरोप किस पर लगे? आरोप लगे उद्धव ठाकरे जी पर। और संजय राउत जी आप कहते हैं इसके लिए दिल्ली का जिम्मेदार है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। तो ये ऐसा ही है जैसे मैं अपने घर के माहौल के लिए पड़ोसी को जिम्मेदार बताऊं। तो हास्यास्पद है, आप अपने घर की समस्याओं को अपने आप सुलझाते, इसके लिए एकनाथ शिंदे जी ने तो पूरा समय दिया। जब उनके साथ पहली बार विधायक नाराज होकर सूरत गए थे, आगे की गुवाहाटी की बात तो छोड़ ही दो, उसी पल
जब उद्धव ठाकरे जी ये बात कर रहे थे कि आओ बैठो बात करेंगे, आपको पद चाहिए आप पद ले लो मुख्यमंत्री का, आपको पार्टी का अध्यक्ष पद चाहिए वो भी ले लो, बैठकर बात करेंगे। इसके बाद अगर आज निर्णय हो गया कि ज्यादातर विधायकों की मांग यह है कि उद्धव ठाकरे जी आप महाविकास आघाड़ी का संग छोड़ दो। एकनाथ शिंदे जी ने क्या मुख्यमंत्री पद मांगा? जवाब है नहीं। क्या उन्होंने पार्टी का अध्यक्ष पद मांगा? जवाब है नहीं। क्या उन्होंने किसी भारतीय जनता पार्टी के कहने से या केंद्र में मंत्री बनने के लालच में भारतीय जनता पार्टी से शिवसेना को विलय कर दिया? जवाब है नहीं। फिर आप एकनाथ शिंदे या भारतीय जनता पार्टी को कैसे दोषी बता सकते हो? ये संजय राउत जी आप मुझे ये बताइए, एकनाथ शिंदे जी ने जो मांग उठाई कि आप महाविकास आघाड़ी गठबंधन से जो गठबंधन किए हुए हैं उसके कारण शिवसेना कमजोर हो रही है, क्या यह गलत है? आप मुझे बता दीजिए, ये जब 2.5 साल पहले सरकार बनी महाविकास आघाड़ी गठबंधन से, उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री बने, इसके बाद 2.5 साल बीतने के बाद क्या आप अपने दिल पर हाथ रखकर यह कह सकते हैं कि शिवसेना पहले से ज्यादा मजबूत हो गई, शिवसेना पहले से ज्यादा महाराष्ट्र के बाहर पूरे भारत में नाम हो गया उसका, वो प्रसिद्ध हो गई? क्या ये कह सकते हैं? पहले वो केवल एक क्षेत्रीय पार्टी थी महाराष्ट्र की, अब वो राष्ट्रीय पार्टी हो गई साहब। अब उसको सब लोग जानने लगे हैं साहब कि जैसा शासन उद्धव ठाकरे जी ने 2.5 साल में किया, भाई ये तो ऐसा उदाहरण था हिंदुत्व के लिए, ऐसा किसी ने किया नहीं है। योगी जी भी फेल हो गए, ऐसा हिंदुत्व महाराष्ट्र का है। तो लोग कहते कि भारतीय जनता पार्टी को अभी हिंदुत्ववादी पार्टी कहते थे, वो तो साहब उनका हिंदुत्व तो नकली हिंदुत्व है। और ये जो शिव सैनिक हैं, उद्धव ठाकरे जी की जो सत्ता चल रही है, ये असली शिव सैनिक हैं। ऐसा जनता कहती तो मानते कि 2.5 साल में जो महाविकास आघाड़ी गठबंधन में एक शिव सैनिक मुख्यमंत्री के रूप में सत्ता में काबिज हुआ, जिनका नाम उद्धव ठाकरे जी था, तो माना जाता कि शिवसेना की तरक्की हुई है। लेकिन ऐसा हुआ क्या? केवल भाषणों में हुआ, सामना मुखपत्र में हुआ कि हम असली हिंदुत्व हैं, हम गदाधारी हैं। ये कहने की बात है कि करने की है? गदा किधर है? आप हनुमान भक्त हैं कि नहीं, यह बोलने से पता लगेगा या आपके कर्म से? आप बोले मैं हनुमान भक्त, मैं हनुमान भक्त, और दूसरी तरफ हनुमान चालीसा पढ़ने वालों पर आप जो है राष्ट्र विरोधी धाराएं दर्ज करा दें, उनके विरुद्ध जो है FIR करा दें, उनको जेल में डाल दें, तब फिर शिवसेना कमजोर हुई कि मजबूत? शिव सैनिकों पर एक दाग लगा, और वो दाग उद्धव ठाकरे जी के मुख्यमंत्री काल में लगा कि शिवसेना हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को उठाकर जेल में डाल रही है, मस्जिदों में अजान की जा रही है, उनकी जो आवाज आ रही है उस पर कुछ नहीं, उनको सुरक्षित कर रही है। तब फिर पक्षपात क्यों भाई? आप तो कट्टर हिंदुत्ववादी पार्टी थे, आप असली हिंदू थे, तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया? और इसलिए अगर आज संजय राउत जी आप इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को दोषी बता रहे हो, असल में असली बात यह है कि अभी भी आप समझना नहीं चाहते कि वो जो एकनाथ शिंदे जी के साथ ग्रुप गया है टूटकर, गया क्यों है और उसकी बीमारी का इलाज क्या है। अगर कोई अपनी बीमारी को इग्नोर करे तो भाई साहब फोड़ा जो होता है ना वो कैंसर बन जाता है। ये डॉक्टरी भाषा में समझा जाता है, और इसलिए डॉक्टर लोग कहते हैं शुरू में ही इलाज कर लो। छोटा सा कोई अगर घाव है, फुंसी है, उसी का इलाज कर लो ताकि वो कैंसर ना बन पाए। तो उद्धव ठाकरे जी को समझना है कि बीमारी क्या है, और असल में बीमारी जो नाम लिया है लोगों ने वो एनसीपी और संजय राउत, दो नाम लिए हैं। लेकिन आप देखें कि संजय राउत जी जिस तरह से वो अभी आगे बढ़कर जिस तरह के बयान दे रहे हैं, जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिस तरह की बातें बोल रहे हैं, इससे तो अभी तक उद्धव ठाकरे जी ने कोई संदेश दिया नहीं है कि उससे शिव सैनिकों को यह पता लगे कि हाँ
उनकी जो शिकायत थी उसको दूर करने के लिए उद्धव ठाकरे जी ने कोई कदम उठाया है। तो क्या उद्धव ठाकरे जी की कोई इतनी बड़ी मजबूरी है कि वो इन दो व्यक्तियों को अलग नहीं कर सकते अपने से? क्या ऐसा कोई इन लोगों के पास उद्धव ठाकरे जी के विरुद्ध इनके पास कोई राज है? अगर इनको अलग किया तो ये वो राज खोल देंगे, उससे उद्धव ठाकरे जी को जेल हो सकती है या उनकी पोल खुलने से बदनामी हो सकती है। ऐसी क्या मजबूरी है? यदि किसी व्यक्ति के ऊपर एक ब्लेम लगता है कि आपके घर में टूट का कारण यह है, तो मैं तो 1 मिनट में अपना घर बचाने के लिए बाहरी आदमी को बाहर कर दूंगा। पहले शिवसेना है, बाद में कार्यकर्ता है। पार्टी आगे होती है, पार्टी प्रमुख होती है, कार्यकर्ताओं से पार्टी बनती है। लेकिन अगर कार्यकर्ता ही विचारधारा छोड़ दें या कार्यकर्ता ही जो पार्टी को नुकसान कर रहे हों, जिनसे पार्टी में टूट होती हो, आज स्थिति यह है कि चुनाव आयोग पर जो बात पहुंची है, तो चुनाव आयोग को आप चुनौती दे रहे हैं कि यह कैसे हो सकता है। तो चुनाव आयोग जवाब दे रहा है कि साहब हम जो है रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट आदेश 1968 ये आदेश है, उसके तहत कानून है, और इस कानून के तहत चुनाव आयोग करता है, मांग करता है, वो जो है इस मामले में जांच करेगा तथ्यों की। तो आप उसको चुनौती देते हुए और केंद्र को कितनी गाली दो, इससे शिवसेना और जो आपका शिवसेना का निशान है, चुनाव चिन्ह, वो बचने वाला नहीं है। वो बचेगा तो आपकी कानूनी प्रक्रिया और तथ्यपूर्ण दलील और अपने घर को ठीक करने के लिए उठाए गए कदम। यदि उद्धव ठाकरे जी इन कदमों को नहीं उठाते हैं, समस्या का समाधान नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से अभी जो हाल है इसमें और आगे नुकसान होगा और आगे इसमें बिगाड़ आएगा। तो निश्चित रूप से इसको समझना होगा उद्धव ठाकरे जी को। संजय राउत जी, इस तरह से किसी को ब्लेम करने से समस्या का समाधान कतई नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी पार्टी को खत्म क्यों करेगी, और अगर करेगी उसका लाभ है तो वो करना चाहेगी, तो इस तरह से क्यों करेगी? उसके पास आपके अनुसार, जैसा आप कहते हो, ईडी है, सीबीआई है, उसका दुरुपयोग हो रहा है। तो संजय राउत जी, अगर आप आज तक जेल से बाहर हैं, यदि आज तक उद्धव ठाकरे जी को कुछ नहीं कहा जा रहा है, अगर आज तक आदित्य ठाकरे जी को कुछ नहीं कहा जा रहा है, तो इसका मतलब तो साफ है कि अभी तक केंद्र सरकार इन एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं कर रही है। हाँ, सदुपयोग जरूर इन एजेंसियों का हो रहा है। इनका काम है कि अपराधियों पर नकेल कसे और भ्रष्टाचार मुक्त इस देश को बनाने के लिए भ्रष्ट लोगों की संपत्तियां जब्त करे। और संजय राउत जी, आपको बता दूं, अभी तक लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया इसी तरह के भ्रष्ट लोगों से ईडी ने कवर किया है। ये देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहा है। वहीं जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं उनको ऊपर कड़ा प्रहार हो रहा है। तो बौखलाहट निश्चित रूप से होनी लाजमी है। और संजय राउत जी जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, या वो उद्धव ठाकरे जी के सहारा ले रहे हैं, उसके पीछे का एक कारण ये है कि उनका मित्र ईडी की पकड़ में है, जेल के अंदर बंद है, और उनके और उनकी पत्नी के खिलाफ अभी भी ईडी की तलवार लटकी हुई है। कब जेल हो जाए पता नहीं है, और इसलिए पहले से वो भूमिका बना दो, ताकि कल को जब कभी ईडी जेल में ले जाए तो आप कहना, देखा मैंने ईडी के खिलाफ बयान दिया था, केंद्र सरकार के खिलाफ बयान दिया था, इसलिए मेरे ऊपर कार्रवाई हो रही है। यानी बचने का रास्ता खोज रहे हैं। अभी भी कानूनी प्रक्रिया पर विश्वास नहीं है, न्याय प्रक्रिया पर शायद विश्वास नहीं है, तो इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। बहरहाल ये बौखलाहट दिखाई देती है, लेकिन निश्चित रूप से जो ईडी काम कर रही है वो अपना करती रहेगी। और उम्मीद है कि अपराधी जेल की सलाखों के पीछे होंगे, चाहे वो संजय राउत हो, फिर चाहे उनका मित्र। वंदे मातरम।